जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलानी विद दुर्गेश में। आज जो हम लोग का टॉपिक है भारतीय कृषि एवं पशुपालन। एक ऐसा टॉपिक है जहां से भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों में से एक आध प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न पहुँच जाता है, कृषि पढ़ते हैं तो वहाँ भी आ जाता है, और भारत के भूगोल का एक अध्याय के रूप में है। तो जब इन सभी जगह इस प्रश्न को पढ़ा जाता है तो क्यों न आज ही हम लोग इस तथ्य को पढ़ते चलें और इसको नोट डाउन करते चलें। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पशुपालन, कृषि और ये दोनों अध्याय को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अध्याय काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसको आपस में समेटना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर जैसा होता है। तो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से विस्तृत व्याख्या करते हुए चलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो आप लोग को प्रश्न दिख रहा है तो फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि जो भारतीय कृषि है इसका जो इतिहास है किसने लिखा। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर है कि जो भारतीय कृषि का इतिहास है, एम एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, के वी थॉमस, एम एस रंधावा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने उत्तर दिया है और अभी तक उत्तर जो है सही नहीं आया है। आइए अब हम चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। अभी तक आप लोगों ने इसका सही उत्तर ब्लॉक नहीं किया है। इसका उत्तर होगा एम एस रंधावा, न कि एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, न कि भारतीय कृषि का इतिहास कहा जाता है। प्रश्न में ध्यान से समझना होगा। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक, ये एक प्रकार का पुस्तक है। ये क्या है? ये एक प्रकार की पुस्तक है, एक प्रकार की किताब है, कृति है। इन्होंने, इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो एम एस रंधावा का नाम मोहिंदर सिंह, क्या नाम इनका? मोहिंदर सिंह रंधावा है। इनकी प्रसिद्ध कृति है भारतीय कृषि का इतिहास, जिन्होंने भारतीय कृषि पर प्रकाश डाला है, हरित क्रांति पर प्रकाश डाला है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसका उपयुक्त विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा पूरे भविष्य में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग एम एस स्वामीनाथन लगाते हैं, लेकिन एम एस स्वामीनाथन गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा मोहिंदर सिंह रंधावा होगा। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। भारतीय कृषि के इतिहास पर इन्होंने एक बड़ा प्रकाश डाला है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न आपके लिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो देश का मतलब यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे पहले किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। जय हिंद दोस्तों, जुड़ते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। देखिए, अगर हम देश में पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो सभी लोगों ने उत्तर देने का प्रयास किया और आप उत्तर दे भी रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो 1960 होगा। क्या होगा? 1960 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो भी आप लोग कर लेते। भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर, ये उत्तराखंड में उस समय उत्तर प्रदेश में था, किया गया था, और इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब क्या दिया गया नाम? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मैं उसे कमेंट कर रहा हूँ तो आप लोग लिखना चाहे जैसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और या नेहरू जी ने किया था कब? 17 नवंबर 1960 में। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कृषि युग में पैदावार का आशय को उगाने से, यहाँ पे देखिए, कृषि युग में पैदावार का आशय किससे है? पैदावार का आशय क्या है? आपको इसी प्रश्न के बारे में व्याख्या करना है। तो जो लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? सभी लोग फटाफट जवाब दें। जी हाँ, जिसका सही उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के पास पहुंच जाएगा तो आप लोगों की भी महान कृपा होगी। मेरा काम है पढ़ाना, तो आपका भी इतना ही काम बनता है कि लोगों तक पहुंचा दें।
देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, अन्य फसलों के साथ एक फसल, ये नहीं होगा। एक साथ दो फसल, माने विभिन्न मौसमों पर दो फसल। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं, सभी मौसमों में जो दो प्रकार की फसलों को बोने का जो कार्ययोजन होता है, उस पर प्रकाश डालना, माने विभिन्न मौसमों पर दो प्रकार के फसलों को उगाना कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। तो ये आप लोग नोट डाउन करिएगा। ऐसे प्रश्न जब हमारी परीक्षा में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें और आपको उत्तर से दूर लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न भविष्य में कभी आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है समांतर फसल का उदाहरण है। फटाफट बताइएगा, आपके पास 20 सेकंड का समय है। यह हमें देखना है 20 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है। समांतर फसल का एक उदाहरण है, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने ऐसी फसलें याद रखिएगा जिनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती, जिनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ऐसी फसलों को समानांतर फसल के रूप में जाना जाता है और इनकी क्षमता उच्च उत्पादकता वाली होती है। तो यहाँ पे दिया गया जो प्रश्न है, तो याद रखिएगा उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तो एक साथ बोई भी जा सकती है, उनमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती, आपस में दोनों अपने अपने जगह पर होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, गेहूं और सरसों इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गेहूं और सरसों दिया है, उन सभी का जवाब पूरी तरीके से सही है। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता होनी चाहिए, क्लास है आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे तथ्य आपको पढ़ाने हैं। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी कृषि में भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा भारत का मैप बनाता हूँ। आपके पास 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इस दिए गए प्रश्न का विकल्प आसानी से चयन कर सके और उत्तर भी बता सके। ठीक है, तो आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो इसका उत्तर सभी लोग फटाफट बताएं कि निम्न राज्यों में छोड़कर किसी भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा, राज्य को छोड़कर, तो यहाँ पे छोटा सा राज्य सिक्किम, तो सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी जगह यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कहा निम्न राज्यों में को छोड़कर, तो सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कृषि भूमि ज़्यादा है। सिक्किम तो खुद ही छोटा सा बेचारा है। सिक्किम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य, सिक्किम जो है ये पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है और भारत का पहला पूर्ण जैविक वाला राज्य भी है। ठीक है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकांश जो भूमि है वो जंगल से घिरी है। इस राज्य की मात्र, सिक्किम राज्य की मात्र 10% भूभाग पर ही कृषि की जाती है, जहाँ पर इस समय जैविक कृषि की जा रही है। सबसे ज़्यादा कौन सी? जैविक कृषि की जा रही है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह सिक्किम होगा, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें निगेटिव उत्तर है, सिक्किम को छोड़कर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करने के बाद सभी को शेयर जरूर कर दें। सभी लोग फटाफट शेयर कर दें। आज थोड़ा तेज़ी से पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है 18 दिन के अंदर। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता कारण क्या? देखिए भारतीय कृषि में जो उत्पादकता लगातार कम हो रही है, क्या कारण है इसका? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। शोभनम खातून जी ने पूछा जैविक कृषि क्या होती है? जिसमें रसायन उर्वरक का प्रयोग न कर कर हम प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उससे जो कृषि होती है उसे हम जैविक कृषि कहते हैं। यूरिया डाई पोटास जिस खेतों में न डाला जाए, जिसमें गाय की गोबर डाली जाए, उस राज्य के जो कृषि होते हैं उन्हें हम जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आजकल भारत नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भारत में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना। हमारे क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपने सुना होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो किस में है? कृषि में है, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं। जोत का आकार छोटा, देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम दो, आपने सुना होगा, हंसिएगा मत, हम दो हमारे आने दो।
तो अगर हम अपने परदादा देखते, अगर हमारे परदादा एक थे, उनके 3 लड़के हुए, इन तीनों को भी 3-3 हुए, फिर इनके भी 3-3 हुए, तो जो खेत था उनका क्या हो रहा है, लगातार बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो जो खेतों का लगातार जब बंटवारा होना शुरू हुआ तो खेत के टुकड़े होने लगे, जब टुकड़े होने लगे तो उत्पादकता क्या होगा, कम होने लगी। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, हमारे यहाँ क्या होता था, तकनीकी पुरानी है, पुरानी बिजली जो उत्पादन उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी उत्तर सही है, ये भी सही, ये भी, और जब सभी सही है इसका मतलब ऑल ऑफ दीज क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। जी आर के जी, जब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे हम बताएंगे हम दो, हमारे दो का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अभी यहाँ पे हम लोग उस बात को नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस बात को जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे चयन बनती जाती है, जिसके कारण है हमारी कृषि में उत्पादकता निम्न होता जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग से एक निवेदन है कि जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी बड़ी होगी और मैं तेजी से क्लास आज को पढ़ाऊंगा। इसीलिए आप सभी लोग सबसे पहला काम अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दीजिए, फेसबुक के टाइमलाइन पर पोस्ट कर दीजिए, और अपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। इतना काम आप मेरी अपनी तरफ से कर लें। भारत में कृषि को समझा जा सकता है कैसे, मतलब भारत को कृषि को कैसे समझा जाए, जैसे मैं आपको कैसे समझूं कि आप शेयर करेंगे नहीं करेंगे, आप लाइक करेंगे ना करेंगे, तो मैं आपको कैसे समझूं, जैसे मैं आपको समझूं वैसे भारतीय कृषि को कैसे समझा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करो, जवाब देते रहें। क्या आप शेयर करना चाहेंगे। देखिए हमारे यहाँ व्यापार के लिए कृषि होती थी पहले, लेकिन लगातार कृषि का जब बंटवारा होना शुरू हुआ, लोगों का विखंडन होना शुरू हुआ, फिर लोग अलग अलग होना शुरू हुए, तो हमारे यहाँ जो कृषि का मूलभूत उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जीविकोपार्जन का साधन है। क्योंकि कुछ नहीं है, कहते हैं नमक रोटी खाएंगे कृषि कर लेंगे, इसलिए आज भी हमारे यहाँ कृषि को प्रधानता दी जाती है। एक व्यापार था, एक व्यवसाय, एक उद्योग, जो हम कृषि को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कृषि भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जब उन तथ्यों को पढ़ेंगे तो हम आपको विशेष रूप से इन सभी तथ्यों को चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प ए है, क्योंकि आपकी संख्या कम, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। इसका मतलब ही आपकी संख्या कम होना ही दर्शाता है, मेरी बात का आप तक न पहुँचना, कि आप शेयर नहीं करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, आप मत शेयर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि, ऐसे ऐसे प्रश्न की सीरीज आपको मिलेगी कि आप यकीन मानिए कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा मैं क्लियर करा दूंगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन यही है कि आप लोग साथ ही नहीं देते हैं। देखिए अगर हम इन राज्यों की बात करें तो अभी मैं आपको वो भी नहीं पढ़ाया हूँ, क्या कहते हैं, हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति पढ़ाया होता तो आप तुरंत इसका उत्तर पकड़ लेते। माना ये भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाओ भारत मैंने बना दिया है। इस काम चलाओ भारत के आधार पर अब आपको आसानी से इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ठेकेदारी कृषि क्या मतलब, जहाँ ठेका दे दिया जाए। तो बताइए ठेकेदारी, सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए उत्तर सभी बताएं, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। आप लोग जवाब सभी लोग दीजिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं कौन से विकल्प को हम ताला लगाएं। देखिए आप लोगों ने अभी तक जो उत्तर दिया है, यहाँ पे छोटा सा एक राज्य है यहाँ पे। अब बताइए कौन सा राज्य है, यहाँ पर एक राज्य है भारत का, उसी राज्य में ठेकेदारी कृषि आज भी होती है। आप भी देखते होंगे, तो वो क्या है, बी को लॉक किया जाए, पंजाब इसका राइट आंसर है। क्या होगा, पंजाब इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। तो जितने लोगों ने दिए गए ठेकेदारी, पता ठेकेदारी मतलब क्या होती है, ज़्यादा कृषि होती है तो लोग ठेके देके काम कराते हैं, तो ठेकेदारी। उत्तर प्रदेश में तो जीविकोपार्जन कृषि होती है ना, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो कृषि से भाग दे देंगे, तो भैया लोगों की जिम्मे कम खेत आती है, जब कम खेत आएगी तो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करेंगे। इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है जी हाँ, जिसका फर्स्ट आंसर है मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एगमार क्या है, फटाफट कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। एगमार क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ये केंद्र सरकार की योजना होती है, मतलब केंद्र सरकार के, ये एगमार्क जो होता है
ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा एक मार्क दिया जाता है। और जो कृषि उत्पाद अधिनियम, कृषि जो कृषि उत्पाद उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, ये लिख लीजिएगा। जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत एक मानकीकरण का प्रोत्साहन किया जाता है, मानकीकरण का प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। और यह 1938 के बाद से योजना को लगातार लागू किया गया है। तो बताइए क्या होगा। जी हाँ, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर लगाना। जैसे आपने देखा होगा, एक मार्क के मसाले लाइए, माने गुणवत्ता की गारंटी, और ये लगातार 1938 के बाद से लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी की पॉइंट आपको मिले होंगे वो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, जो लोग हैं वो इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप जिसके आंसर सही उसको बधाई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाल्वर बोरलाग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? बताइए, 10 सेकंड आपके पास। इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है? 10 सेकंड है आपके पास, देखना ये इस प्रश्न का उत्तर, सबसे सही उत्तर कौन बताता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सबसे सही कौन बताता है। देखिए, अगर इनका जन्म देखा जाए तो ये 25 मार्च को 25/3/1914 को हुआ था, आइओवा प्रांत में। कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। ठीक है, और 2006 में इन्हें भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये बात आप लोग को जानते रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अच्छा, आज आपकी संख्या बहुत ही कम है, मतलब आप शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी मैं बड़ी पढ़ा रहा हूँ के लिए मैंने कह दिया, इसीलिए आज मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए, इसका विकल्प क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनका उत्तर सबसे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है? माने किस व्यक्ति का हरित क्रांति से गहरा संबंध है? यहां बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, कुरियन का जो श्वेत क्रांति है, यहां पे हरित क्रांति का डॉक्टर स्वामीनाथन से। किससे है? डॉक्टर स्वामीनाथन से है। ठीक है, अगर भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, अगर भारत की बात करें तो 1966 और 67 की दशक में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एस स्वामीनाथन होगा। ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने लाइक शेयर कर दिया उनको धन्यवाद। और सभी ने अगर लाइक शेयर किया होता तो संख्या जितनी है लाइव की उतनी लाइक की भी होती। इससे स्पष्ट होता है कि सभी लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। आपके पास 10 सेकंड का समय, आपको बताइए हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है। देखिए, हरित क्रांति कहते किसे हैं? बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? फटाफट कमेंट कर बताएं। जो लोग लाइव में फटाफट कमेंट करें, बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए।
देखिए यहां पर उच्च उत्पाद वैरायटी का प्रयोग करना, मतलब हरित क्रांति क्या है, माने कृषि में अधिकाधिक, कृषि का क्या करना, यांत्रिकीकरण करना, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करके उन्नतशील बीजों का प्रयोग करना, अधिकाधिक वैरायटी का प्रोग्राम लाना है, क्या है ये हरित क्रांति का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगी, अधिक फसल उगाना नहीं होगा यहाँ पे, उच्च उत्पादकता के लिए कृषि का यांत्रिकीकरण करना, क्या करना, कृषि का यांत्रिकीकरण कर देना, एग्रीकल्चर की अगर आप यांत्रिकीकरण कर दे रहे हैं तो भी हो जाएगा, या तो अगर आप यांत्रिकीकरण नहीं कर रहे हैं साथ ही साथ बीजों को, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करना, ये सभी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले भी प्रश्न की तरफ, विकल्प की तरफ। यहां पे गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, देखिए आप लोग टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, भूगोल की महाभारत सीरीज, जहाँ पे 18 दिन पे संपूर्ण भारत का भूगोल हमें खत्म करना है। तो बस मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट इतना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मैं इसके बाद भी अगले विषय की महाभारत सीरीज शुरू कर सकूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे नहीं चला पाऊँगा। ये क्लासेज प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, ई-लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर चलती हैं। हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये बहुत ही कई बार पूछा प्रश्न है। देखिए हरित क्रांति का संबंध सभी अनाजों से था, खासकर मोटे अनाजों से था, किंतु जिस समय आया उस समय इसका प्रयोग, जैसे जिस समय भारत में यह हरित क्रांति आया था उस समय इसका प्रयोग ना, यहाँ के जो राज्य हैं, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे पहले होना शुरू हुआ, माने हरियाणा, पंजाब राज्यों में। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या बोया जाता था, गेहूं फसल बोया जाता था, इसलिए इसका जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा किसमें हुआ, गेहूं के उत्पादन पर हुआ। क्योंकि मोटे अनाज में किसमें, गेहूं, मोटे अनाज में किसमें, गेहूं। क्योंकि जिस समय आया था उस समय, क्योंकि आपको भी पता है कि उस समय पंजाब और हरियाणा इन राज्यों में लागू हुआ, उसके बाद गुजरात, फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में गया। तो ये पहले के जो भारतीय कृषक थे वो क्या करते थे, वो बैल से जुताई करते थे और पुराने बीज जिनके यहाँ अच्छा होता था वही यूज करते थे। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह क्या होगा, गेहूं इसका राइट आंसर है। इसे रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गेहूं उत्पादन से है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आप लोग जानते रहिएगा, मोटे अनाज में गेहूं, क्योंकि जो गेहूं होता है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुषी क्रांति क्या है। तो जो लोग लाइव में फटाफट कमेंट करें, बताएं। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में आपको बताना है इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में। फटाक से बताइए इंद्रधनुषी क्रांति क्या है। देखिए अगर मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आपको, यहाँ पे 28 जुलाई सन 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की गई थी। ये लिख लीजिएगा, नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई, कृषि नीति घोषित की गई, नीति घोषित की गई। और जब घोषित की गई तो इस नई नीति के तहत एक नई अवधारणा सामने आई, जिसका नाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति। एक नई अवधारणा है जिसका नाम क्या रखा गया, इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से रखा गया। और ये इंद्रधनुषी जो क्रांति था, इस क्रांतियों में सभी को शामिल कर लिया गया, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांतियों को शामिल कर लिया गया। चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे वो नीली क्रांति हो, चाहे वो पीली क्रांति हो, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, सुरहनी क्रांति, रजत क्रांति, सभी क्रांतियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। मेरा उद्देश्य आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना है। आप शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, यह भी अभी आगे आपको मिल सकता है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, 20 जुलाई सन 2000 को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताएं, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ये प्रतिदिन क्लास रात 9:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलती है और इसकी लिंक सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। देखिए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है एकदम सही आप लोगों ने बताया, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, प्याज के उत्पादन से। क्या इसके अलावा भी गुलाबी क्रांति किसी संबंध है? यहां पे देखिए कच्चा तेल, काली क्रांति। देखिए काली क्रांति आप लोगों ने सुना कभी? काली क्रांति, काली क्रांति क्या आप लोगों ने नाम सुना है? काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से, ठीक है, और लाल क्रांति टमाटर और उससे है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुमेलित करना है, बहुत ही आसान है, तो फटाफट बताइए, अब मैं सुमेलित करा दूं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं जल्दी से आप लोग का सुमेलित करा दूं। फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग, मैं कराऊं? देखिए अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए, यहां पे अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के लिए हरित क्रांति, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य के लिए नीली क्रांति, रट्टा मान लीजिए उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। यहां से स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिलेक्शन की तरफ आगे ले चलना। ठीक, इसलिए तथ्यों पर ज्यादा तोड़ने मनोने से बेहतर है हम उस पर आगे काम करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन छोड़ दीजिए क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है ना, इसलिए मैं जहां पे ऑप्शन जरूरत होगी मैं ऑप्शन दिला दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काली क्रांति का संबंध किससे? फटाफट कमेंट करके बताएं। जहां जरूरत पड़े आप प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, जहां आपको जरूरत पड़े आप प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, काली क्रांति का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। काली क्रांति अभी जस्ट मैंने बताया था यार, काली क्रांति यार कच्चा तेल, कच्चा तेल पेट्रोलियम से। ठीक है, देखिए पीली सरसों उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तिलहन है, तिलहन किसके अंतर्गत आता है? पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक, ये आप लोग जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अभी तक आधे घंटे क्लास चल चुकी है और आज की क्लास काफ़ी लंबी और बड़ी होगी। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन के लिए पढ़िए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए, यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए समय नहीं गवाऊंगा मैं। यहाँ पे क्रांति है और उनका संबंध, सुनहरी क्रांति, इसमें बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है, श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति किसी से, नीली क्रांति मत्स्य से है, इससे है मत्स्य। ठीक, कुक्कुट पालन से नहीं है, क्योंकि ठीक क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट? क्लियर कॉन्सेप्ट? यहां पे इसका विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी सीरीज हर परीक्षा में काम करेगी। यहाँ पे एक प्रश्न है, कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो फटाफट बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए कौन सी क्रांति का सही सुमेलित नहीं है। जो लोग लाइव हैं जवाब तो दे सकते हैं ना, वीडियो को लाइक मत करिए, शेयर मत करिए। यहां से ध्यान से देखिएगा, सफेद क्रांति दूध में, सुनहरा क्रांति उद्योग में, हरा क्रांति अनाज से, नीली क्रांति मुर्गी पालन से नहीं बल्कि मत्स्य पालन से है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है
उन सभी का उत्तर पूरी तरीके से सही है। तो आप लोग के कुछ सेकंड लगेंगे, आप प्रश्नों को क्या करिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग टॉपिक नया पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब टॉपिक यहाँ पे चेंज होने जा रहा है, और इसीलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस महीने में रबी की फसल की बुआई की जाती है? बताएं, रबी फसल कब बोई जाती है? बताइए आप लोग। देखिए, अगर रबी की फसल की बात करें तो यहाँ पे आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो रबी की फसल की अगर हम बुआई की बात करें तो कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, यहाँ पे जो है ये रबी की फसल की बुआई है। और रबी की फसल की जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में कटाई होती है, ये आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, अब अगर हम, ये रबी की फसल हो गई, रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल आती है। कौन सी? खरीफ की फसल। इसकी जो बुआई होती है, अगर हम बुआई की बात करें तो जून जुलाई। अगर कटाई की बात करें, अगर हम कटाई की बात करें तो कटाई कब होती है? ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर। इसके बाद एक और फसल आती है, जायद की फसल। जायद, तो जायद की जो बुआई होती है, कटाई दुआई ग्रीष्मकाल में होती है, तो ये होती है मार्च से जुलाई। ये से रसदार फल आते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर फसल का नाम लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। रबी में क्या क्या आता है आपका? गेहूं, चना, मटर। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। ठीक, अगर खरीफ की फसल देखें तो ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल। याद रखिएगा, चावल खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तिल, मूंगफली इसके अंतर्गत आता है। यहां पे फल वाले सब्जी आते हैं, तो सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब आते हैं। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अभी कई प्रश्न आपके आएंगे, कई प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, परीक्षा में अगर आप दे रहे हैं, वास्तव में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और क्योंकि आप लोग जितने लाइव होते लोग लाइक तक नहीं करते यार, अगर हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे तो आपको इतना काम तो बनता है ना। तो मैंने सारे फसल को एक साथ लिख दिया ताकि अब आपके प्रश्न जैसे पूछ दिया जाए, गेहूँ कौन सी फसल है, तो गेहूँ रबी की फसल है। ठीक, चना कौन सी है? रबी की। मटर रबी की, जौ रबी की, सरसों रबी की। खरीफ की बात करें तो ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जब हमारी स्कूल खुलती है, ऐसे याद करिएगा, जब हमारा स्कूल विद्यालय खुलता है, स्कूल खुलता है, तब हम ख से खरगोश पढ़ते हैं, खरीफ की फसल लगाते हैं। जब हमारा छमाही एग्जाम होता है तब हम रबी की फसल बोते हैं। जब हमारा वार्षिक परीक्षा होती है तब हम जायद की फसल लगाते हैं। ठीक, तो ये एकदम याद रखिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी हाँ, हिना जी, मैंने बताया था, वही मैं अभी भी बता दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अब अगला प्रश्न आ गया, जैसे मैंने अभी कहा कि अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब उसका उपयोग होना शुरू होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? माने इसमें 3 खरीफ की फसल है और 1 खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए, सभी लोग फटाफट बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन सी इसमें खरीफ की फसल नहीं है? बताइए सभी लोग फटाफट करके। देखिए, मूंगफली खरीफ की फसल है,
मक्का खरीफ की, धान अर्थात चावल खरीफ की। तो ये आपका हो गया मसूर, इसका राइट आंसर। इसका उत्तर क्या होगा? मसूर। ये क्या है? रबी की फसल। क्लियर? एनी डाउट किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, माने 3 रबी की फसल है और 1 रबी की फसल नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। अब यहां पर कौन सा विकल्प होगा, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? जल्दी से बताइए फटाफट। विद्या माई कसम है, जितने लोगों लाइव हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दे, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक के टाइमलाइन पे डाल दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मूली, गाजर और मटर ये सभी रबी की फसल है। ठीक, किंतु जो भिंडी है ये क्या है? ये जायद की फसल है और खरीफ की। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? ये ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं आगे प्रश्न की तरफ। अगला है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सभी लोग फटाक से जवाब दीजिए, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सभी लोग फटाफट जवाब दें। देखिए यहां पे जो चना है, चना ये क्या है? ये रबी की फसल है। बाकी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प 20 का राइट आंसर। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक करते चलिए। अगला प्रश्न है, फसल के आधार पर बेमेल बताइए। माने कौन सा ऐसा है जो इन चारों में भिन्न है? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में पहुंचा दीजिएगा। सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, पैसा नहीं कटेगा। आप बताइए बेमेल कौन सा है? मतलब 4 विकल्प में एक विकल्प डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वही बताना है। डिफरेंट क्यों वही आपको बताना है। बताइए डिफरेंट कौन, क्यों और कैसे है। देखिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी खरीफ की फसल है और ये रबी की फसल है। ये कौन सी है? ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है। आपको पूरा फसल रट गया होगा, खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो डिफरेंट कौन सा होगा? डी, गेहूं, क्योंकि गेहूं क्या है? रबी की फसल है, बाकी सभी क्या है? खरीफ की फसल है। इसलिए उपयुक्त दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी हाँ, भारत की भूगोल की महाभारत सीरीज चल रही 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल, और जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय कृषि और पशुपालन। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं उत्पादन में, अधिकतम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। गेहूं, सभी लोग फटाफट बताएं गेहूं। देखिए इस पे लिख लीजिएगा सभी लोग, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर क्या है? अगर नया आंकड़ा देखेंगे, अब एमपी आ गया। एमपी के पहले क्या था? एमपी के पहले अगर देखें तो हरियाणा था, लेकिन हरियाणा अब हट चुका है। अब क्या आ गया? एमपी। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो गेहूं के अधिकतम उत्पाद करने वाले हैं। अब आपको बताना है कि पहले पे कौन सा है, तो पहले पे विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर?
और पंजाब प्रति हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर है, लिख लीजिएगा। प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो क्या है, पंजाब प्रति हेक्टेयर पूछेगा तब, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहेगा। वैसे कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, और प्रति हेक्टेयर में पंजाब पहले है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ ना सबका कॉन्सेप्ट? अगला है, किसके उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? सभी लोग फटाक से कमेंट करेंगे और ये जवाब देंगे। सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। फटाफट बताइए। देखिए, अगर यूपी की बात करें तो प्रथम स्थान फर्स्ट में क्या है, गेहूं हमने देख ही लिया। फिर एक चीज और, फर्स्ट में क्या है, गन्ना। उसके अलावा भी एक चीज फर्स्ट में है, आलू। इनमें उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्या है, पहले स्थान पर है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। 20 दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़ा सीरीज है और अगर आप संख्या बढ़ाएंगे तो मैं लंबी क्लास लूँगा, वरना मैं इस क्लास को 2 दिन में ख़त्म करूँगा, आधा आज आधा कल। ठीक है, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए मैं इसे 2 दिन में पढ़ाऊँगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अभी तिलहन वगैरह भी बाकी है, अभी तो केवल फसलों पर ही चल रहे हैं। यहाँ पे है कि धान की उत्पत्ति किस जगह पर हुई मानी जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज की सीरीज सबसे बड़ी सीरीज है अभी तक। यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर धान की उत्पत्ति की बात करें तो क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया होगा। क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। जो धान है ये कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय, ये एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। नाम जिसका रहेगा लेंगे, यहाँ पे नाम की जगह पता नहीं लोग क्या क्या लिखे हैं, अगर आपका नाम रहेगा तो पढ़ लेंगे। ठीक, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग हैं, और हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है और एक दूसरे से अलग होता है, वरना क्या जरूरत पड़ती है लेनी भी दुर्गेश पर, या क्या जरूरत पड़ती किसकी? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे दिए गए प्रश्न में कौन सी फसल खरीफ की है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में व्याख्या किया था। मसूर ये रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, अलसी रबी की फसल है, लेकिन जो सोयाबीन है ये एमपी में सबसे ज़्यादा होता है और प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये खरीफ की फसल है। ये कैसी है, खरीफ की फसल है। ऊपर दिए गए प्रश्न में यही पूछा है कि निम्नलिखित में से ठीक ठीक उसे सोयाबीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोयाबीन कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फटाफट कमेंट करिए,
कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। हमारे गुरु थे जिनसे हमने भूगोल में ज़्यादा रुचकर लेके पढ़ा, उनका नाम था डीपी उपाध्याय सर। तो डीपी उपाध्याय सर ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली बात, जीवन में ईमानदारी से पढ़ाना और हमेशा फैक्ट चीज़ें पढ़ाना। दूसरी बात उन्होंने बताया था, जब भी पढ़ाइएगा तो अपनी बात जो है उसमें कभी अपने आप से समझौता मत करिएगा, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने किस्म के लोग पढ़ना चाहेंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, अगर आपका दृष्टिकोण ईमानदारी से, उससे कोई समझौता मत करिएगा। लोगों को अपने आप से डिफरेंट रखिएगा, और मैं आज भी वो काम करता हूँ और मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये लगता है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ या नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन आपको लगेगा कि वास्तव में इलनी विदुर्गे से जो पढ़ाया जाता है एकदम ईमानदारी से पढ़ाया जाता है, वो फैक्ट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और सामने वाला उन चीज़ों को महसूस करता है कि सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, माने 3 खरीफ की फसल हैं और 1 नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने एकदम सही बताया, कपास खरीफ की फसल है, मक्का मूंगफली ये है, लेकिन जो सरसों है ये क्या है? यह रबी की फसल है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया कि कोई गलत नहीं पढ़ाता। 1000 चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फर्जी की रूमर और फर्जी की चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं स्वयं किताब से पढ़ता हूँ, मैं स्वयं किताब से पढ़ता हूँ। मैं कुछ किताब के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं किसी चैनल पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है लोग कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें नहीं है? एक किताब जब अपने आप में बेस्ट नहीं होती, एक किताब में हम लोग 10 से ज़्यादा गलतियां खोज लेते हैं, तो कोई टीचर अपने आप में कैसे पूर्ण होगा? मैं अपना बेस्ट देता हूं बस। देखिए, अरहर, तूर, चना, मक्का, धान, तो एक सीधा से प्रश्न आ गया। अरहर को तूर भी कहते हैं और ये एक भारतीय फसल है, याद रखिएगा। ये पूर्ण रूप से ये भारतीय फसल है, इसकी जननी भारत है। ठीक है, तो ये रबी की फसल है। ये कैसी फसल है? रबी की फसल। मक्का, धान, चना, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखिए, फसलों में से कौन सा भारत के प्रमुख खाद्यान्न है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज भी हमारे भारत में किस फसल से लोगों का पेट भरता है, तो आप कौन सा जवाब देंगे? कौन सी फसल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? याद रखिएगा, प्रमुख फसल क्या है? चावल। चावल एक ऐसी फसल है भारत की जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। आज भी हमारे घर पे लगभग ज्यादातर घरों में एक टाइम तो चावल बनना ही बनना है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न। और दूसरे स्थान पर कौन है? फटाफट बताइएगा। भारत की अगर प्रमुख खाद्यान्न की बात करें तो नंबर 1 पर चावल आएगा और नंबर 2 पे क्या आएगा? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पर क्या आएगा? गेहूं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले मैंने लगता है गलत बता दिए। मैं वापस आता हूं क्योंकि काफ़ी लोग से मैं बहस करने लगा और इसी वजह से शायद गलती हो गई। इसका उत्तर चावल होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूं, ध्यान नहीं दिया मैंने। कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? जी हाँ, अरहर, तूर, मक्का, ये चना। सॉरी, मैं वहाँ पे डिफाइन कर रहा था, मैं भूल गया। चना खरीफ की फसल नहीं है, ये आपकी रबी की फसल है। सॉरी, वहाँ पे गलती हो गई थी क्योंकि मैं उस समय आप लोगों के प्रश्न को ध्यान दे रहा था। आप लोग के जो कमेंट आ रहे थे उसी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहे जाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। भारत में चावल के जो कटोरे हैं वह किस क्षेत्र को कहे जाते हैं? जब आप कंपटीशन से किसी से बाहर निकलेंगे तब आप बताएंगे कि कौन सही पढ़ाता है कौन गलत पढ़ाता है। कि दूध की बिल्ली भी मट्टा फूंक फूंक कर पीती है। देखिए, अगर यहाँ पे भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम पूछा जाए, देखिए यहाँ पे कई प्रश्न आते हैं। अगर मेरी बात को ध्यान समझेंगे तो शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना एक ऐसा ये टॉपिक है जो अभी तक किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता। एक क्षेत्र होता है, एक राज्य है और एक जिला है। ये तीन प्रश्न यहाँ से बनता है। चावल कटोरे का राज्य, चावल कटोरे का जिला और धान का कटोरा। चावल के बाद धान कटोरा, धान का कटोरा। यहाँ से इतने प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इतने प्रश्नों के बारे में जानते हैं तो भैया याद रखिएगा, वरना कोई बात नहीं। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा क्षेत्र है, तो आप लोगों ने एकदम सही बताया। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। राइस बाउल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि धान कटोरा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। दिनेश जी गलत बता रहे हैं आप, धान कटोरा यूपी को नहीं कहा जाता। फिर से पढ़िए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक उत्पादक होता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग बताएं। सभी लोग फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत सही आप लोगों ने बताया है। आपको पता है चावल के वजह से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या किसी को यह बात पता थी? शोक कहते हैं। किसकी वजह से? चावल की वजह से। चावल की वजह से। आप कहेंगे सर ये तो मैंने आप पहली बार, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि चावल की वजह से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए इसकी कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वरना मैं इसको अच्छे से व्याख्या करता, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, फिर क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना ही बनी थी, क्यों बनी थी, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और काफ़ी लंबा आज का सीरीज है। और इसलिए इसे किसी दिन और, क्योंकि अभी एक दिन मैं आपका अतिरिक्त लूँगा, जिस दिन बचे हुए प्रश्न की सीरीज में पढ़ाऊँगा 18वें दिन, मैं 17 दिन में कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल शोक कहते हैं, लेकिन इसका मेन जड़ जो है वो क्या है? चावल है। क्या है? चावल है। ठीक। तो यहाँ से आप लोग चावल से जानते रहिएगा और चावल में आपके प्रश्न कभी गलत ना होने पाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उसे भूगोल में, भारत का भूगोल में डिफाइन करूँगा तो वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। क्योंकि जब दामोदर नदी में बाढ़ आता था तो चावल की फसल बर्बाद होती थी, इसी की वजह से। वैसे मैं आगे बढ़ रहा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में किस फसल की रोपाई की जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं चाहूंगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाक से कमेंट करके जवाब दें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें, कौन सी फसल की रोपाई की जाती है? तो एकदम राइट आंसर है धान की। तो जितने लोगों ने धान बताया है उन सभी के जवाब सही है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ही सही,
स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने पढ़ाया था इसके पहले एक लेक्चर, जिन्होंने अटेंड किया होगा वह इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही बताएंगे, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था मृदा, तब मैंने वहाँ पे इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया था, और उम्मीद करते हैं वहाँ पे मैं आपके तथ्य स्पष्ट भी हो गए होंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, और कपास की वजह से भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। अच्छा, कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। जो कपास होता है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कपास जो है वो मालवेसी कुल का पौधा होता है। कौन से? मालवेसी कुल का पौधा होता है। और कपास विश्व की दो प्रमुख प्रजातियां हैं, एक देशज कपास है और दूसरा अमेरिकन कपास है। और भारत में देशज कपास होता है। भारत में जो भी कपास के दो हैं, मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं। एक है देशज कपास, देशज है, दूसरा अमेरिकन कपास है। दूसरा क्या है? अमेरिकन कपास है। और ऋग्वेद के मनुस्मृति में इसका वर्णन मिलता है। ये भारत में ये मिलता है, ये भारत में मिलता है। और ऋग्वेद एवं मनुस्मृति में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, कुछ शायद आप लोग के लिए नया होगा। तो यहाँ पे एक राज्य है जहाँ पे महाराष्ट्र है, और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कौन सी मिट्टी आपको पता है? काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, यहां पे दिए गए प्रश्न का उपयुक्त है भारत का सबसे बड़ा। यहां पे क्या पूछा? भारत का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या होगी? महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें कपास भारत में, तो लिख लीजिएगा कपास भारत। यहाँ पर रैंक लिखवा रहा हूँ, शायद रैंक आपके कभी काम में आ जाए। अगर पहले पे बात करें महाराष्ट्र है, दूसरे पर गुजरात, किसी ने भी गुजरात कहा था, गुजरात। अगर तीसरे की बात करें तो तेलंगाना है। ठीक है, तीन आप याद रखिएगा, तीन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त थी, मैंने ऊपर बता दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसे यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, क्लास जब किनारे की तरफ चलेगी तब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और मूड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि क्लास लंबी है तो बीच में एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि आज क्लास काफ़ी बड़ी है। देखिए, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह है उज्जैन का शाजापुर, और ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, और इसे सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, उज्जैन का शाजापुर। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र में कौन सी फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। सब
श्वेत स्वर्ण माने व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड। सभी लोग फटाफट बताएं, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में कौन सी फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं? व्हाइट गोल्ड। देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी है, मैंने आपको पहले बताया है, तो कपास। इसे हम व्हाइट गोल्ड के नाम से महाराष्ट्र में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट आप करते चलिएगा। कपास के रेशे कहां से मिलते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कपास के जो रेशे हैं वो कहां से मिलते हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चलिए मैं एक छोटा सा आपको पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होगा, तो आज काफ़ी लंबा क्लास है, मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनाने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लास्ट में सुनाऊँ? चलिए लास्ट में सुनाता हूँ, अभी आप लोग पढ़ लीजिए। कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं? बीज से। जी हाँ, प्रिया जी आपने, प्रियंका जी आपने एकदम सही बताया, बीज से। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सफल लोग क्यों परेशान होते पता है? क्योंकि असफल लोग हमेशा उनकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं, और काश अगर वो सफलता के आगे बढ़ाते तो भारत भी अन्य उपलब्धियों में आगे होता। कभी अगर आप सभी को मौका मिले तो एक बार ध्यान से देखिएगा, दुनिया में जो वैज्ञानिकों को लिस्ट होती है उसमें भारत का जो स्थान है ना, बड़ा सा गिना चुना सा मिलता है। और कभी सोचिएगा ऐसा क्यों होता है को, तो ऐसा आप लोग, आपके समाज में जो कुछ चमन जैसे लोग होते हैं उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। जो आगे बढ़ने वाले लोगों को हमेशा, भारत किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक भूमि पर होती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भूमि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन याद रखना चाहिए आपको यह बात अच्छी तरीके से कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में होती है, बोई जाती है, बोने की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में बोई जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश बोने के मामले में, याद रखिएगा यहां पर क्या है, गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। उत्पादन पूछता तो अलग, आगे चलेंगे तो हमें ऐसे ऐसे बहुत सारे तथ्य मिलेंगे जो प्रश्नों को हम पूर्ण नहीं पढ़ते और गलती कर देते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय पौधा होता है गन्ना, और गन्ना 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है, और सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश से फिर महाराष्ट्र में है। और उत्पादन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग आप जानते रहेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में गंगा प्रजनन संस्थान की स्थापना 1912 में की गई थी। तो भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है, ये सभी बातें याद रखिएगा। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है, ये भी आप लोग रट लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? एकदम आसान प्रश्न है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बता दिया था। अगर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले पर आएगा, महाराष्ट्र दूसरे पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। ठीक है,
मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, यदि क्या हो? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। शर्करे की मात्रा घट जाती है कब? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग को जवाब मिल जाएगा। आज की क्लास लंबी होगी, मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन मैं ख़त्म करके ही जाऊंगा, क्योंकि आपको ख़त्म करना है सिलेबस 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल। देखिए, इसका उत्तर जो होगा कि जब पकने के समय जब पाला पड़ जाता है, तो जब पाला ज़्यादा पड़े तो उसकी मीठा कम हो जाती है, और मीठा कम होने की वजह से जो गन्ने की शर्करा होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसका जवाब आप देते रहिएगा। एकदम सरल सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। भारत की खोज किसने किया था? भारत की खोज किसने किया था? फटाफट आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का ये क्वेश्चन है, विकल्प अगर आप चाहें तो विकल्प दे दें। ए, बी, सी, डी। मैं विकल्प को कलर चेंज कर दूं, आप लोग ऊपर का जवाब देते हैं। ऊपर मैंने पढ़ा दिया है, कोलंबस, वास्को डिगामा और क्या नाम था उसका यार, 300 ईसा पूर्व जो आया था, क्या नाम था उसका? वैसे क्या नाम था, अरस्तु लिख देते हैं। ठीक है, तो जो मेरा प्रश्न है इसका जवाब दीजिएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, भारत की खोज किसने किया था? जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सोचेंगे सर इन्हें कौन सा प्रश्न पूछ दिया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर मैं कहूं कि अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया, तब अगर मैं अभी तक कह दूं कि अभी तक किसी ने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है, पता है क्यों? क्योंकि लोग केवल उंगली उठाना जानते हैं। जब 4 अक्षर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमें बचपन से बहुत सी चीज़ें गलत पढ़ाई जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा कोई नहीं। क्योंकि भारत भारत सदियों से हमारा है, इसकी खोज नहीं, बल्कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसलिए भारत की खोज का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा? क्या भारत पहले नहीं था? क्या जब वास्को डिगामा आया उसके पहले भारत नहीं था? अगर भारत नहीं था तो सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया था? तब तो भारत था। इसलिए ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेगा। ये प्रश्न आपके भविष्य में काम आ सकता है। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि यह प्रश्न आप जानते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें गलतियां ना हो। अभी तक मैं अगर एनसीईआरटी को बाहर कर दूं तो मुझे आज तक ऐसी कोई मार्केट में एकल किताब नहीं मिली जिसमें गलतियां मुझे ना मिले। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता तो कोई किताब अपने आप में पूर्ण कहां से होगी? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एक कौन सी तिलहनी फसल है? ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा।
अभी एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा, तो एक छोटा सा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर हैं, कितने रंग हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? आप कमेंट करते रहिएगा, आप ऊपर जवाब देते रहिएगा। सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए, क्योंकि आज प्रश्न काफी लंबा है, बीच बीच में तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को देखिए। तिलहन जो होता है, सभी लोग फटाफट बताएं, सभी लोग फटाफट बताएं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? जल्दी से बताएं फटाफट कमेंट करके, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं? सभी लोग बताएं। ये 3 कलर हम लोग को पढ़ाए जाते हैं, और क्या इन 3 ही कलर से क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है? उसके बीच में एक नेवी ब्लू होता है चक्र। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिना इसके हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण नहीं होता। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। आइए कुछ तिलहन के बारे में जान लेते हैं। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का एक प्रमुख स्रोत है। वसा तो जानते हैं आप लोग, वसा का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, अगर हम तिलहन की बात करें तो उसमें अलसी आती है, तिल आती है, तुरिया आती है, सोयाबीन भी आती है, अरंडी, सूरजमुखी, बिनौला भी आती है, और इसे पीली क्रांति के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। और भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान आता है। मूंगफली प्रमुख तिलहनी फसल आती है, आप लोग लिख लीजिएगा। और मूंगफली वनस्पति प्रोटीन का भी स्रोत मानी जाती है। तो ये सारी बातें आप अगर लिखे रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न की तरफ। पीली क्रांति का संबंध या प्रीत क्रांति का संबंध किससे है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऊपर वाले प्रश्न का जवाब मैंने बताया था कि नहीं यार? मैं भूल जा रहा हूं। अच्छा, भूलने की बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे होगा सूर्यमुखी। तिलहनी फसल कौन सी है? सूर्यमुखी। इसके अलावा है अरंडी, बिनौला, अलसी, तिल। प्रीत क्रांति जस्ट मैंने ऊपर बताया। मत्स्य नीली क्रांति, दूध श्वेत क्रांति, अनाज हरित क्रांति। तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। किससे है? पीली क्रांति या प्रीत क्रांति से है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। शुष्क भूमि के लिए सबसे ज्यादा, और वो किस राज्य में मिलती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पे है, इसी राज्य में मिलता है, जिसको हम जीजे कहते हैं, गुजरात। तो ये मूंगफली। तो जो कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक देखा जाए उचित फसल तो कौन सी होती है? मूंगफली होती है। क्या होती है? मूंगफली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट और सही जवाब होगा। ठीक है, और केवल यहां सिलेक्शन लेने वाले पढ़े, ये मजा लेने वाली क्लास नहीं है, क्योंकि ये क्लास चल रही है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी मैंने कुछ देर पहले सोयाबीन के बारे में बताया था। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की बीज भी होती है, पता है आप लोग को? जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं, वो सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, वो सोयाबीन का एक तरह से जैसे तेल निकालने के बाद जो हिस्सा होता है वो हम खाते हैं। सोयाबीन की बीज होती है। सोयाबीन क्या होती है? बीज होती है। और सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। जी हाँ, एकदम नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट भी इसके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, पहले पर मध्य प्रदेश, आजकल दूसरा पूछ सकता है। इसके बाद राजस्थान आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, और बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग बताएं, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? फटाफट कमेंट करके बताएं।
सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन खेती सर्वाधिक होती है? मैंने भी जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश, राइट आंसर। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैंने कुछ देर पहले जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे इस बात की थोड़ी सी व्याख्या कर दी थी कि जो तिलहन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर तिलहन की बात करें, तिलहन भारत में, तो पहले पर क्या है? मध्य प्रदेश। लिखते चलिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में आते हैं प्रश्न, नहीं तो बाद में सर कहेंगे सर हमें तो नहीं पढ़ाया था। दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर कोई बताएगा क्या है? महाराष्ट्र। ये आप जानते रहिएगा। तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो गया? ये महाराष्ट्र हो गया। हाँ सॉरी, मध्य प्रदेश। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पर महाराष्ट्र। तो ये एमपी होगा सबसे बड़ा तिलहन में। तो ये स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा, कई चीजें आपके काम में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आज क्लास काफी लंबी है। मैं क्लास खत्म करके जाऊंगा, क्योंकि हारने से पहले हार मानने से हार पक्की होती है, इसीलिए। और आप रेस के घोड़े हैं, और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? फटाक से कमेंट करिए, मैं आगे बढ़ूं। एकदम हलवा प्रश्न है। अगर मूंगफली की बात करें, पहले पे गुजरात, दूसरे पर, दूसरे पे बता सकता है? राजस्थान, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। तीसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात। ये प्रश्न ऐसे यूनिक प्रश्न है, अगर एक बार आपने तैयार कर लिया, एक बार सीरीज पढ़ लिया, यकीन मानिए भारत की भूगोल सीरीज पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ तो एकदम नहीं। ठीक है, राज ठाकुर जी थैंक यू। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? अभी मैंने इसके पहले थोड़ी सी जिक्र किया था कि राजस्थान किस वस्तुओं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो अगर हम यहां पे देखें, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करें, कौन सा है जिसमें राजस्थान पहले स्थान पर आता है? सभी लोग बताएं फटाफट। तो ये होगा सरसों। क्या होगा? सरसों। ये सरसों भारत, राजस्थान पहले पर है, हरियाणा दूसरे पर है, एमपी तीसरे पर है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लिखते चलिएगा ताकि आपको अन्य राज्य की भी तैयारी होती चले। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी? सब फटाक से बताइएगा, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। तो देखिए, एक बात आप जानते रहिएगा, पीताम्बरी नाम से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि किसकी प्रजाति है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और पीताम्बरी समास भी है, पीताम्बरिक समास है। तो ये होगा सरसों। इसका उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर होगा। शी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक। जिप्सम की अधिक मात्रा की जरूरत किस फसल में पड़ती है? जिप्सम की मात्रा अधिक जरूरत किस फसल में पड़ती है? बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए, याद रखिएगा, मूंगफली की फसल के लिए, कौन सी फसल? मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि अब प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, मैंने आज बताया पहले आपको। तो आज से निवेदन है कि थोड़ा सा स्पीड से आप जवाब दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।
हाँ जी, शुभम जी ने बता दिया, थैंक यू, कि पीताम्बर जो है वो बहुब्रीहि समास है। भारत में दालों का उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, अगर दाल की बात करें तो भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है प्रोटीन प्राप्त करने का जो है वो दाल है। और दाल एक ऐसी फसल है जो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इन तीनों के अंतर्गत आती है। जैसे अगर आपने देखा होगा अरहर, मटर, मसूर, चना, उड़द, मूंग, ये सभी आते हैं। कोबाल्ट, राइजोबियम, नाइट्रोजन, इन सभी के तत्व में B12 के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और भारत में दालों का उत्पादन ही बहुत ज़्यादा होता है। और भारत के दलहनी फसल में अरहर का एक प्रमुख स्थान है। तो भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बताइए फटाफट। अगर दुनिया में पूछता तब भी भारत होता, अगर विश्व का पूछता तो भारत है, विश्व में अगर पूछता तो भारत है, उसके बाद तब म्यांमार है। भारत के बाद क्या है? म्यांमार है। पहले भारत है, दूसरे पर म्यांमार है। लेकिन यहाँ पे भारत के राज्य को पूछा है, तो भारत के राज्य में क्या है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर हम दाल में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, दाल भारत में पहले पर MP, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर UP। ये आप लोग लिख लीजिएगा सभी लोग। देखिए, अब आप लोग को जल्दी भूगोल की, विश्व भारत की भूगोल की पूरी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे इलानी पे दुर्गेश पे जुड़ जाएंगे, और फेसबुक पे इलानी पे दुर्गेश है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा क्लास तो आप बता लेंगे कि अरहर का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। तो जो अरहर का जन्म है वो कहाँ है? ये भारतवर्ष में ही है। कहाँ पर है? वो इंडिया में ही है। कहाँ पे है? भारत में ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अरहर जो है भारत में ही पैदा हुआ है, भारत में इसकी जन्मस्थली है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट आप रखिएगा। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो देखिए, भारत अगर विश्व में देखा जाए रेशम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आते हैं रेशम विश्व में, ठीक है, ये बात हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। तो अगर विश्व में देखा जाए तो पहले पे कौन सा आपको पता है? चीन है, दूसरे में भारत है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। और ये शहतूत, टसर, ईरी एवं मूंगा के प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। और इल्ली द्वारा रेशम जो है, इल्ली द्वारा प्रोटीन से बना होता है। इनका जीवन चक्र 4 चरणों में होता है: अंडा, इल्ली, प्यूपा, सलभ। ये आप जानते रहिएगा, रेशम का जो जीवन चक्र होता है 4 चरणों में होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने चरणों में होता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ। यहाँ पे पूछा कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कर्नाटक लिख लीजिएगा। जितने लोगों ने कर्नाटक बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से मिलता है? भारत के 3/4 से अधिक रेशम, माने 3/4 से अधिक रेशम मतलब शहतूत का रेशम 45% कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से, ठीक है। और देश का सर्वाधिक कच्चा रेशम 31% भी कर्नाटक से। इसका उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि रेशम भारत में, तो पहले पे क्या होगा? कर्नाटक। लेकिन दूसरे में क्या है पता आपको? आंध्र प्रदेश। और तीसरे में तीसरे में जो है इसका उत्तर इसका उत्तर ये होगा, ये नहीं होगा, असम नहीं होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। और तीसरे पे जो आता है वो तमिलनाडु आता है, ठीक है। इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर है, ए लगा लीजिएगा, ए इसका राइट आंसर है।
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्योंकि हाँ कर्नाटक आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मेरे दिमाग में एपी को मैं असम समझ रहा था। ठीक है, सॉरी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। शहतूत रेशम का अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है? शहतूत रेशम का अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। शहतूत रेशम का अग्रणी राज्य भारत का कौन सा राज्य है? तो बहुत ही आसान जवाब है इसका। अगर शहतूत में कह रहा है तो कर्नाटक होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने एकदम सही बताया। यहाँ पे दिया है भारतीय राज्यों में कौन सी रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशमी वस्त्र का, तो फटाफट बताएं कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए। सुनीता, शुभम, रीना, पूनम, इंडियन, बीना, प्रियंका, संजीव, राज ठाकुर। सभी लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है, जितने लोगों ने अभी तक कमेंट किया है। राजकुमार, राजवर्मा, अरुण, अमन, दिनेश, प्रीति, शानवी, शशिकला, अनुज जी, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। कर्नाटक, अंकिता, आदर्श, आलोक, अनुज, रति, रंजना पाठक, अंजू, हीना, सनीराम, पूनम, एकता जी, आप सभी के एकदम सही है। रेखा, मंजू, गोरख, रोशन, राधे, सुरभि, शुभम, सूर्या, आदर्श, अनूप, शुभनम खातून, सुरेंद्र, संजीव, दिलीप, जितेंद्र, आरके, अमन। चलिए ठीक है, आदर्श, छानवी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शुभम, गटांकी, क्या नाम है आपका, रोशन, मीना, इंदुबाला, छानवी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा काफ़ी आगे पढ़ना है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। हाँ, संदीप उपाध्याय, दिलीप, शिवानी सिंह, शुभम और राजेश, सुनीता, दिलीप, मंजू, रवि केसरी, आरके जी। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। यहाँ पर भी इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में यहाँ पे कई चीज़ें आपको पढ़ने योग्य है जो आपको पता होना चाहिए था। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट शेयर करिएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी की इसी वर्ष मृत्यु भी हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना गुरुग्राम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में मुख्यालय। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? देखिए भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में काफ़ी उगाया गया था। भारत में कहवा की दो किस्में हैं, अरबिका और रोबस्टा है। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा, थोड़ी सी बातें हैं। तो देखिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। विद्या माइक का समय सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहवा की अगर सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें कि भारत में कहवा सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो इसका अग्रणी राज्य कर्नाटक ही होगा। क्या होगा? कर्नाटक होगा। ठीक है, और अगर मैं कहवा लिखवा दूँ, कहवा भारत में, तो पहले पर होगा कर्नाटक, दूसरे पर क्या आपको पता है? केरल, तीसरे पर क्या है पता है? तमिलनाडु। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग फटाफट ये जानते रहिएगा। कहवा उत्पादन में भारत में कर्नाटक का पहला, दूसरे पर केरल और तमिलनाडु तीसरे पर है।
ठीक है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता किसका है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। भारत में मतलब किसका उत्पादक और उपभोक्ता पहले पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाना चाह रहा हूं। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है। दाल व चाय दोनों में, इसलिए विकल्प ये भी दोनों सही है। ठीक है। ये बात आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि चाय और दाल दोनों में उत्पादक और उपभोक्ता भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जानते रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे अगर उपयुक्त विकल्प होता तो हम चाय को सही मानते, लेकिन यहाँ पे दाल भी है, तो ये बात दोनों जानते रहिएगा। चाय और दाल दोनों में भारत प्रथम है। दाल इतनी उपभोग मांग, विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने के बावजूद भी इसे आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी इसका कुछ हिस्सा में निर्यात करना पड़ता है। ये दोनों बातें आप लोग जानते रहिएगा। तो भारत इन दोनों में प्रथम है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों को बता दिया ताकि आप भविष्य में कभी गलतियां ना करें। मैंने दोनों को डाउट करके क्लियर कर दिया। मैं ऐसे बता सकता था कि चाय सही है या दाल सही है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्ट स्पष्ट रूप से बता दिया, यहाँ पर दोनों आंकड़े सही हैं। ठीक है। अब एक विकल्प बताऊंगा तो लोग कुछ कहेंगे सर गलत पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को बता दिया, दोनों अग्रणी हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आंकड़े आए थे, वहाँ पे चाय को चीन के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन जबकि उपभोग में वह दूसरे स्थान पर है। जबकि जब हमारे यहाँ एक FAO का आंकड़ा 2017 में आया था, वहाँ पे चाय को रखा गया था, लेकिन जो भारत के संसद ने प्रश्नकाल में, वहाँ पर दाल को पहला स्थान मिला। इसलिए दो जगह दो चीज़ें हमें मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसलिए ये दोनों प्रश्न के उत्तर विवादित हैं। मैं यहाँ पर किसी एक प्रश्न को उत्तर बताकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग अन्य लोगों की तरह यहाँ पे इलानी दुर्गेश पर भी कुछ चीज़ें, तथ्यों को सही रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता। इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हम लोग कॉमन नंबर देते हुए चलते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया दाल और चाय दोनों, 2007 का आंकड़ा ये है और 2017-18 का आंकड़ा ये। देखिए क्या होता है, ये दोनों में प्रथम है, याद रखिएगा दोनों में। देखिए आंकड़े जिनके जारी हुए हैं, अब नया आंकड़ा कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, B एंड D राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से प्राप्त होती है? कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर चाय होगा। डी वाले एकदम राइट आंसर है। जितने लोगों ने डी या चाय बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चाय उत्पादन का सबसे बड़ा, सबसे अग्रणी राज्य है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं। एकदम आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो असम इसका राइट आंसर है। आप लोग को पहले से पता होगा, लेकिन मुझे लगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और द्वितीय स्थान किसका है? ये पश्चिम बंगाल का जो है वो द्वितीय स्थान है। पहला असम का है, दूसरा किसका है? पश्चिम बंगाल का। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। पहले पे असम है और दूसरे पे क्या है? ब्रह्मपुत्र है। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरला है। केरला इसका राइट आंसर है। ठीक ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आज की जो सीरीज पढ़ लेगा और इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखेगा, यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी कृषि की जाती है? सभी लोग फटाफट बताएं कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर इन तीनों की कृषि की जाती है। सभी लोग फटाक से कमेंट करके बताएं कौन सा है। अगर मैं मैप में ड्रा करूं तो मैप भी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या है। तीनों कृषि की जाती है, यहाँ पे केवल कह रहा है कृषि की जाती है, स्थान नहीं पूछा है। तो यहाँ पे होगा वैसे तो दिए गए प्रश्न का जवाब आप लोग को पहले पता होगा। यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो जो राज्य है आपका वो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पे कहवा, रबड़, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो ये बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो कभी आपके गलत ना हो, यह बात आपको अच्छी तरह से जानते रहना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहो तो अपने पास सुरक्षित रख लें। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तंबाकू का। तो सभी लोग फटाफट बताएं। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करें और कमेंट करते रहें, क्योंकि हम उन्हीं लोग को पढ़ाने आते हैं जो वास्तव में दिल से पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे सामने वाले को। कुछ लोग होंगे जिनका उद्देश्य होगा कि टाइम पास करना, लेकिन कुछ लोग वास्तव में यहाँ ईमानदारी से पढ़ने आते हैं जिनको वास्तव में सिलेक्शन लेना है। तो यकीन नहीं है कि मैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए भी लाइव आता हूँ। भारत में जो तंबाकू है उसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, जहाँ से देखा जाए तो तेलंगाना 2 जून 2014 को टूटकर अलग हुआ था। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है तंबाकू उत्पादन में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आराम से पढ़िए, सारे प्रश्नों को डाउट क्लियर करते चलिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो करते रहें। नारियल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मुझे पता है इसका उत्तर आप सभी लोग बता लेंगे। नारियल उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है? सभी एकदम आसान से बताइएगा। और वीडियो को शेयर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले 1.5 घंटे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और अभी तक आपकी क्लास चल रही है। तो यकीन मानिए कितनी लंबी क्लास मैंने पढ़ाई। मैं भी लगातार बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ कमेंट पे ध्यान है, एक तरफ आगे प्रश्न पे ध्यान है, एक तरफ व्याख्या में कभी कभी गलती भी हो जाती है, क्योंकि ध्यान में कमेंट पे दूँ, यहाँ पे दूँ, मैं भी तो दिमाग ही मेरे पास उतनी बुद्धि है जितने आपके पास है। इसलिए कहीं कहीं गलत भी हो जा रहा है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि दिमाग बट रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? देखिए, डेली क्लास की लिंक अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े होंगे तो सभी साथी टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करके इलानी पे दुर्गेश से जुड़े आएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अभी आधे घंटे से ज़्यादा क्लास चलेगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें। देखिए, मसालों की रानी अगर हम बात करें तो इसका उत्तर मुझे लग रहा है सभी को पता होगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं हैं और एक अच्छे बच्चों में से एक हैं आप लोग जो लगातार मेहनत से पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर आपको यकीनन पता होगा, केरल। इसे मसालों की रानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मसालों की रानी कहते हैं। हाँ, देखिए बहुत अच्छा उन्होंने एक सेंटेंस कहा है कि पापा की परियां भी इस वीडियो को शेयर कर दें और माँ के लाडले भी इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बस आपको कुछ नहीं चाहिए, आप मोटिवेट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका होना तो तय है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है?
इलायची और काली मिर्च का, दोनों ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को उत्तर देने का एक आसान तरीका है, ये दोनों क्या हैं? मसाले हैं। ये क्या है? मसाले हैं। और मसाले का अग्रणी राज्य अगर कोई है भारत में, और ये प्राचीन काल से गरम मसालों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध है तो केरल है, याद रखिएगा। और अगर मैं कभी वर्ल्ड की जो वर्ल्ड सॉरी मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब, तो अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था ना, उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो ये केरल राज्य था और गरम मसाला था। मैं जब कभी मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाऊंगा या फिर क्लास में पढ़ाऊँ, या तो मैं महाभारत सीरीज में अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ आपको स्पष्ट करूंगा कि मसाला ऐसा था जो अंग्रेजों को भारत तक लेकर आया। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। लौंग कहाँ से मिलता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप ऊपर बताना भूल गया, मैं एक छोटा सा यहाँ पे बता दूँ। देखिए, अगर इलायची और काली मिर्च की बात की जाए तो वैसे इनका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे है केरल है, क्योंकि 70% इलायची काली मिर्च यहीं पर होती है। लेकिन अगर इलायची को देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, इलायची जो है, इलायची केरल में, लेकिन काली मिर्च जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक नहीं होने की वजह से इन दोनों के लिए हमने किसका? केरल का चयन किया था। ये बात थोड़ा सा आप जानते रहिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। लौंग प्राप्त होता है, एक दिन में मैं एक टॉपिक पूरा खत्म करता हूँ, और एक क्लास 9:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसकी लिंक टेलीग्राम पे मिलती है। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। लौंग जो प्राप्त होता है तो यह एक मसाला है और इसका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पुष्पकली होता है। ये क्या होता है? पुष्पकली होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा काजू उत्पादन का अग्रणी राज्य है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, और कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा, काजू उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? अच्छे लोग, जो लोग मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं, मेरी एक विश्व भूगोल की सीरीज होगी, विश्व भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान की। ये 15-15 की सीरीज है, एक बार आप देख लीजिएगा। संविधान है और इतिहास है, मैंने बोर्ड पर पढ़ाया है, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप उसे देख लीजिएगा, यकीन मानिए आप बेहतर स्कोर करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। देखिए, काजू में अग्रणी राज्य अगर कोई है तो क्या है आपका? महाराष्ट्र है। मैं लिख दूं काजू भारत में, अगर पहले पे देखा जाए तो महाराष्ट्र है, लेकिन अगर दूसरे पे अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगर हम तीसरे पे देखते हैं तो ओडिशा है। ये स्क्रीनशॉट रखे रहिएगा, आपके काम आ सकता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है, आंध्र प्रदेश में दूसरे स्थान पर होता है, ओडिशा में तीसरे स्थान पर होता है। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, हम गलतियों तो सीखते हैं। क्या मैं बचपन से सीख के पैदा हुआ था क्या? मैंने गलतियां करके सीखा, मैंने पूरी एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ा, तब जाके एकता जी क्या पूछा? मैंने बात को ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। हाँ, विश्व भूगोल पूरा मैंने डाला है, पूरी सीरीज है, 15 वीडियो है। संविधान में भी 15 वीडियो है। आधुनिक भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के 10 लेक्चर हैं। ये लेक्चर अगर आप पूरा तैयार कर लेंगे तो जीएस का पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। ये मेरे यूट्यूब पे मिलेगा, यहाँ पे इसका वो क्या कहते हैं, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था। तो ये यही राज्य है। अब तो ये टूट कर अलग हो गए हैं, तो क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? केसर का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और प्राचीन काल से यहाँ पे केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बताइए, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यार हमें भी थकावट लग गई है, लेकिन मुझे आज ख़त्म करना है। चलिए, ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद मैं आज की सीरीज़ ख़त्म कर देता हूँ।
मैं थक गया हूँ काफ़ी, क्योंकि कब से क्लास चल रही है और ये आज का आखिरी क्लास है और इसी के बाद मैं सीरीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको बता के तभी ख़त्म करूँगा। और टेलीग्राम पे आप लोग सभी लोग सर्च करके जुड़ जाइएगा ज़रूर से। जो नए आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे इलेनी भी दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 में नोट्स क्लास जीएस की महाभारत सीरीज जो है वो क्लास 9:30 से आपकी इलेनी भी दुर्गेश पर वो लाइव चलती है। इस क्लास को लेना ना भूलिएगा। आइए, मैं झूम कृषि के बारे में थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पे कर रहूँगा कि झूम कृषि को एक स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारतीय कृषि मानी जाती है। और झूम को असम में झूम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू, मध्य प्रदेश में बेवार, मसान, पिंडा के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, जो वन होता है, वनों को काटा जाता है। ठीक है, तो वनों को काटने के बाद उसकी जो राख होती है उसे फैला दिया जाता है और ये माना जाता है कि इसकी उर्वरता समाप्त हो गई है और वो फैलाकर उस पर कृषि की जाती है। कुछ वर्षों के बाद कृषि करने के बाद वहाँ के लोग ये मान लेते हैं कि शायद इसकी जो उर्वरता थी वो नष्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी है, तो किसी अन्य जगह पे जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय वनों में पूर्व से की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है। तो झूम किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा झूम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, यह खेती की पद्धति है जो जंगलों को काट कर की जाती है। तो मैंने इसके नाम भी बताया, कुछ राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। अगर आप लिखना चाहें तो उस राज्यों के नाम भी लिख लेंगे। जी, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नामों से जानते हैं। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसके डाहिया कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत में झूम कहते हैं और राजस्थान में इसे वालतरे के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी नाम उपनाम में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज की सीरीज मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, और निकू जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अच्छा लगा। एक कहानी आप सुनना चाह रहे थे, चलिए मैं कहानी सुना दूंगा। एक प्रोफेसर साहब थे और अच्छा, प्रोफेसर वाली ने सुना है, कौन से सुना है, आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, कहानी से जाने दीजिए, कहानी किसी दिन और सुना देंगे। एक प्रोफेसर साहब थे, इंग्लिश क्लास 1 बजे से चलती है। मैंने कहा ना टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, सारी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। स्टोरी सुन लीजिएगा। एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपना लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते समय उन्होंने एक बोर्ड था, वाइट बोर्ड था, इस तरह से वाइट बोर्ड था, पढ़ा तो उस पर उन्होंने ऐसे डॉट बिंदी दिया और पूछा बच्चों से इसमें क्या दिख रहा है। सभी बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पे डॉट दिख रहा है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पूरे बोर्ड को एक छोटी सी बिंदी दिख रही है, इतना बड़ा बोर्ड लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये होता है कि लोगों को पूरी अच्छाई छोड़कर छोटी सी ये जो बिंदु वही दिखाई देती है। तो जिस प्रकार मक्खियाँ होती हैं, वो मक्खियाँ क्या होती हैं, पूरे शरीर को छोड़कर घाव पर बैठती हैं। उसी तरह मानव का नेचर होता है, वो लोगों की अच्छाइयों को सुनकर न उनकी कमियों पे ध्यान देता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दीजिएगा। यकीनन ये मानिएगा, मेरी आत्मा ये कहती है कि मैं एक बेहतर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, भारत की भूगोल की सीरीज। आगे भी मैं सीरीज बेहतर पढ़ाऊँगा, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। मुझे व्यूज़ के लिए पढ़ाना होता तो मैं भी 10 मिनट की वीडियो बनाता और लिखता ये पढ़ लिया तो हो जाओगे पास, अगर ये नहीं पढ़ा तो आपका नहीं होगा चयन। तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता कि 10 प्रश्न पढ़ लिया तो हो जाओगे मास्टर, 10 प्रश्न पढ़ लिया तो हो जाओगे अधिकारी। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये बातें आप लोग जानते रहिएगा कि इस तरह से हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य केवल आपके सिलेक्शन के लिए है और मैं वास्तविकता ये है कि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ और मैं आपको भी पढ़ाता हूँ। मैं जितनी ईमानदारी से स्वयं पढ़ता हूँ उतनी ईमानदारी से आपको भी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और एक जंगल में, मैं जो कहानी सुनाई ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक जंगल में शेरों की सभा हो रही थी, तो वहाँ पे दो जानवर थे। मैं आपको थोड़ा सा उनका नाम बता दूँ। एक गधा था और एक खरगोश। इन दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई किसके लिए हुई कि कुत्ते को 3 टांग होता है, कुत्ते को 3 टांग। तो गधे ने कहा 3 टांग, खरगोश ने कहा 4। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा। गधे ने कहा 3 टांग होता है और खरगोश ने कहा 4। इन लोगों में काफ़ी बहस हो गई। बहस होने के बाद ये लोग जंगल के राजा शेर के पास गए और शेर से पूछा कि सर ऐसी सी बात है। तो वहाँ पे जंगल के सभी जानवर जुटे। सभी जानवर जुटने के बाद ध्यान से देखे तो गधा बार बार रट रहा था कि गधे को 3 टांग होता है, कुत्ते के 3 टांग और खरगोश को 4। तो फिर अंत में राजा ने निर्णय दिया, सुनकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि गधा सही है और कुत्ता गलत है। तो सभी जानवर, गधा बड़ा खुश हो गया।
वो जंगल में चला गया, उसने कहा मेरी जीत हुई, और खरगोश हार गया। खरगोश निराश हो गया और निराश से मन से बड़े मजबूरी में शेर के पास जाता है और कहता है कि आपने अन्याय कर दिया, कुत्ते को तो 4 टांग होता है। कहें यार ये बताओ, आपने झगड़ा किससे किया था, आपने बहस किससे किया था? कहें गधा से। किससे किया था? उन्होंने कहा गधा से। कहें मुझे भी पता था कि कुत्ते को 4 टांग होता है, लेकिन आपने बहस किससे किया था? उस बहस करने वाले प्राणी का नाम क्या था? गधा। इसलिए उसकी मान लो, उसमें खुश हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बातों को ध्यान मानना चाहिए। ठीक है भैया 3 टांग होते हैं, भाड़ में जाए, टाइम तो बचा ना, उससे में हम लोग क्या करेंगे, अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे, अन्य बातों को जानेंगे। दूसरी बात, जब दुनिया में कुछ अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके पैर खींचेंगे, वो आपकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा। सीना मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2 घंटे से मैं कंटिन्यू क्लास को पढ़ा रहा हूँ। मैं भी इंसान हूँ और लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, और इससे आप समझ सकते हैं कि मैं भी इंसान होकर मैं 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ। मैं 10-10 मिनट की 20 वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं आपकी मेहनत के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, विद्यामय कसम इसलिए देते हैं ताकि बचपन की यादें ताज़ा रहें, और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि हम और आप पढ़ने के साथ साथ कोई एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिस वर्ड को सुनने के बाद हमारा मनोयोग, हमारा दिमाग पूरी तरह से ताज़ा हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग अपना बेहतर दें और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। ईमानदारी से पढ़िएगा। मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, लोग सफल भी हुए, असफल भी हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी क्लास में थे, आज भी उनके नाम याद है। वो केवल टीचरों में कमियाँ निकालते थे, पता है, कहना नहीं चाहिए, आज वे वहीं के वहीं हैं। वो हमेशा टीचरों में कमियाँ निकाला करते थे, सर यह है, सर वो है, रोज़ एक ऐसे प्रश्न की सीरीज लाते थे ताकि टीचरों को फंसाया जा सके। लेकिन आपको यकीन मानेंगे वो टीचर आज कहाँ से कहाँ है और बच्चे आज वहीं के वहीं हैं। मुझे खुद मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे साथ के मित्र थे और अच्छा नहीं लगा इस बात को जानकर। इसीलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़ा करिए, ये तथ्य को जरूर जाना करिए कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाओ सभी सही हो। कारण ये है कि कोई भी किताबें अपने आप में पूर्ण नहीं। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी किताबें पढ़ी, भूगोल की मैंने 30 से 35 किताबें राइटर को मैंने पढ़ा होगा अपने जीवन में, लेकिन मैंने और चीज़ों के देखा कि बहुत सारी कमियां रहती हैं और बहुत सारी किताबों में कमियां, कोई किताबें सही नहीं हैं। मैंने 1-2-3 चैनल को कभी देखा तो मैंने वहाँ पे देखा तथ्य, आंकड़े, चीज़ों को लोग समाहित सही से नहीं कर पाते क्योंकि उनको व्यूज़ से मतलब होता है, उन्हें हमारे आपके कैरियर से मतलब नहीं होता, उन्हें बस इससे मतलब होता है ये वीडियो देख लिया तो आपको हो जाएंगे सीटेट पास, ये वीडियो देख लिया यूपी टेट पास, ये वीडियो देख लिया तो यूपी टेट हो जाएंगे, ये वीडियो देख लिया तो मास्टर हो जाएंगे। तो अब बताइए हम लोग यार 8-8 घंटे 10-10 घंटे डेली पढ़ने वाले हैं और 5 मिनट की वीडियो से 10 मिनट की वीडियो से अगर सिलेक्शन मिल जाता तो पिछले 10 साल से ये 10 घंटा पढ़कर क्या होता। तो आप लोग से मेरी ये निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों से बचिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि हमारे आसपास हमारे मनोबल बढ़ाने वाले कोई नहीं मिलता। अगर आप बताइए थॉमस अल्वा एडिसन को अगर उस समय उनका मनोबल न बढ़ाया गया होता, क्या आज एक बटन दबाने से बिजली का बल्ब आ गया होता? लेकिन वो नहीं। आज हमें 2 से 3 प्रैक्टिकल करना हो हम नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने 12 से ज़्यादा प्रयोग किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक लोग बिन बुलाए आते हैं। जैसे शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए आपके मित्र साथी मिल जाएंगे, लेकिन आपको संतरे का जूस, मौसमी के जूस और सेब खिलाने वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो शराब खरीदने के लिए आपको ठेके तक जाना होगा, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। तो बड़ा कुछ चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग जो लोग ईमानदारी से प्रतिदिन क्लास पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो आगे चलें और सफलता की दहलीज पर जाएं। हमारे भारतीय इतिहास में अध्यापकों के प्रति इतना सम्मान होता है, हम ये मानते हैं कि हमारे अध्यापक जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, लेकिन ये सदा सही और सत्य नहीं है, ये कोरी सच्चाई है। अगर आपको सफल बनना है इन चीज़ों से तोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, वो मैं आपको क्लास पढ़ाता हूं तो पढ़ाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करना है करूंगा, क्योंकि मैंने उनके लिए पढ़ाया है जो प्रतिदिन टाइम से एकदम 9:30 बजे का इंतजार करते हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे मित्र ये हैं, कमेंट करते हैं सर मैं लाइव नहीं आके पढ़ पाता, मैं बाद में पढ़ता हूँ। तो मैं उनके लिए भी क्लास पढ़ाता हूँ। जो एक बच्चा भी अगर ईमानदारी यकीन से पढ़ता है तो मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम अपने गुरुओं से यही सीखे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहिएगा, अपनी मेहनत करते रहिएगा। एक दिन अपनी मेहनत के बल पर आपका नाम स्वयं होगा। और सभी चीज़ें लोग कहते हैं सर मेरा नाम ले लीजिए,
तो मैं नाम लूँगा तो आप शेयर कर देंगे, लेकिन नाम आप काम से लीजिए ना। आप ऐसा काम करिए कि आपको मुझे नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़े। तो नाम दो तरह से होता है, एक अच्छा काम करके बुरा काम कर, तो यकीन करिएगा आप अच्छा काम करिएगा, सफल हो जाइएगा। आपके नाम आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका समाज, स्वयं मैं भी आपका सदैव ऋणी रहूँगा। इसलिए आप अपने मेहनत, आप कैरियर अपने बेहतर के लिए करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मैं आपको करना पड़ेगा, शुभकामनाएं आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप जैसे लोगों के लिए पढ़ाने आता हूँ। मैं दिनेश जी, एकता जी, शबनम जी ऐसे शख्स हैं कि मेरे हर क्लास में आते हैं। यहाँ तक कि 10:30 बजे जो इस समय संविधान की बेहतर सीरीज चल रही है, सुबह 11:30 बजे, सॉरी 11:30 बजे, उसको भी कुछ लोग ही नहीं देखते, केवल कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो उस क्लास को भी देखने आते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, खुशी मिलती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और भूगोल से संबंधित आपका प्रश्न होगा तो मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, अगर मैं प्रमोशन करूँ तो मेरे पास 1000 मैसेज और कॉल आते हैं, तो मैं किसी का करूँ किसका ना करूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे अपने ऐसे हैं जो बना रहे हैं, तो मैं इसलिए सब काम नहीं कर सकता जो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं अपने वजूद से समझौता नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय। अब चलते हैं, अगर आपका प्रश्न हो कोई भूगोल से तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 120 सेकंड देता हूँ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपका? चलिए, कोई सवाल नहीं है। मेरी शुभकामना के साथ आप लोग राइट टाइम 9:30 बजे लाइव आने का प्रयास किया करिए। सुबह 11:30 बजे क्लास जरूर लीजिएगा। यकीन मानिए, भारत का संविधान एक बहुत बेहतर सीरीज चल रही है। बाय बाय, थैंक यू आपका। पता है आप लोग इतनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, हाउस वाइफ बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारे मित्र हमारे पढ़ते हैं, बहुत सारे बहनें हमारी पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।